नेम रिएक्शंस के जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे के सिंह में हाजिर हैं। कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज हम लोग नेम रिएक्शंस के जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी। आइए उनके क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़े से। सामने आपके सामने क्वेश्चंस है नेम रिएक्शंस के। आइए वन बाय वन एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले कहते हैं व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्यूटीन एंड HBr अंडरगोज वुड रिएक्शन द एल्केन ऑब्टेन्ड विद। कह रहा है टू ब्यूटीन लिया आपने, चलिए ले लेते हैं भाई टू ब्यूटीन। और टू ब्यूटीन लेके ये रही आपकी टू ब्यूटीन लेके कहता है इसकी रिएक्शन कराई गई है HBr के साथ। करा दीजिए भाई, लीजिए हमने इसकी रिएक्शन कराई HBr के साथ। एक बॉन्ड तोड़ा, एक तरफ H जोड़ा, एक तरफ Br जोड़ा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे बेटा हमने लगा दिया है Br। अब कहते हैं इसके बाद इसकी वुड रिएक्शन कराएंगे। जब आप बेटा इसकी वुड रिएक्शन कराएंगे तो किसके साथ कराएंगे? सोडियम इन ईथर के साथ। जब वुड रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, ये रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये जो रेडिकल आपका बना है बस इसी से उठा के जोड़ दीजिए। तो व्हाट यू विल गेट? CH3 CH2 CH CH3 और यहीं से जोड़ दिया मैंने तो क्या बन गया? CH CH3 CH2 एंड CH3। यानी जो ऊपर था उसी को बस दो बार लिख देते बेटा नीचे। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि ये आपकी चेन हो गई, पैरेंट ये नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 और ये दो क्या हो गई हैं? साइड चेन। यही उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कितनी ब्रांच मिलेंगी? तो दो ब्रांच मिलेंगी, दो साइड चेन मिलेंगी। नाम होगा 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन पर आंसर्स आपके सामने मैंने इसलिए लगा दिया बेटा, कुछ क्वेश्चन मान लीजिए मैं छोड़ भी देता हूं आपके लिए तो आपको ये पता चल जाए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इतना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द वुड रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड फॉलोज द ऑर्डर। ये हमें पता है मोस्ट रिएक्टिव होते हैं एल्किल हैलाइड्स, फिर होते हैं एल्किल आयोडाइड्स, फिर होते हैं एल्किल ब्रोमाइड्स, फिर होते हैं एल्किल क्लोराइड्स। ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने ये रहा। कह रहे इथाइल ब्रोमाइड अंडरगोस वुड रिएक्शन। यदि हम C2H5 Br को लेके इसकी रिएक्शन कराएं वुड, तो आपके पास रेडिकल कौन सा है? एथिल। तो एथिल रेडिकल एथिल से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ब्यूटेन बनाएगा बेटा। क्लियर? एथिल का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, इससे एक H निकलेगा तो क्या बनेगी? एथिलीन बनेगी। और एक से H निकल के दूसरे C2H5 पे जुड़ेगा तो क्या बनेगी? एथेन बनेगी। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। कैसे होता है बेटा? ऐसे होता है ना, ये है CH3 CH2 रेडिकल पहला प्लस एक और CH3 CH2 रेडिकल। तो यहाँ से हम एक H निकालते थे डिस्प्रोपोर्शनेशन में, ये H कहाँ जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगी? एथेन। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड खेलेगा, क्या बन जाएगी? एथिलीन। क्लियर? तो एथिलीन भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी। कहते कौन नहीं बनेगा? तो जो नहीं बनेगा बेटा वो कौन है? जो नहीं बनेगा वो है प्रोपेन। आप प्रोपेन इससे किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से बना नहीं सकते, बाकी सब कुछ फॉर्म करना हमारे लिए संभव है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड रिएक्शन। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन्स बन सकती हैं। इसे 20 से तोड़िए, ये सिमेट्रिकल है। इसे 20 से तोड़िए, ये सिमेट्रिकल है। एथेन दो मेथिल में टूट जाएगी, पर ये अनसिमेट्रिकल है। इसे आप बीचों बीच से कहीं से भी तोड़ के दो इक्वल पार्ट नहीं बना सकते। तो वुड रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसे अपन छोड़, उसे हम इससे नहीं बना। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
ethyl bromide and methyl bromide are mixed in equal proportion. The mixture is treated with the sodium. Predict the number of organic product. हाँ, फिर से वही क्वेश्चन. देखिए कौन कौन से हैं आपके पास, पहले ये बताइए. एक आपके पास है एथिल ब्रोमाइड, दूसरा आपके पास है बेटा मेथिल ब्रोमाइड. कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? तो पहला प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब आप एथिल को एथिल से जोड़ेंगे. पहला क्या बन जाएगी? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5. दूसरा प्रोडक्ट तब बनेगा जब आप मेथिल को मेथिल से जोड़ेंगे. क्या बन जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथिल. तीसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी इसे इससे जोड़ दीजिए. क्या बन जाएगी? प्रोपेन यानी C3H8. तीन प्रोडक्ट तो ये. अब देखिए मेथिल में तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा नहीं, पर एथिल के डिस्प्रपोर्शनेशन से भी मैंने आपको एथेन और एथिलीन बनाई थी. तो एथेन तो हम यहाँ पर ऑलरेडी बना ही चुके हैं, एक एथिलीन और बनी. तो टोटल प्रोडक्ट हो गए 1 2 3 और एक एथिलीन 4. तो टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको कितने मिलेंगे? 4. नेक्स्ट आइए, कितने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्या होता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड? CH3 CH CH3 CH2 एंड Br. इसकी वुर्ज रिएक्शन कराएंगे. ये है बेटा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. जब वुर्ज रिएक्शन कराएंगे तो वुर्ज रिएक्शन में होगा क्या? यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये रेडिकल बनेगा. क्लियर? तो ये रेडिकल बना देता हूं, बाकी हटा देता हूं. अब ये जो रेडिकल आपके सामने बना हुआ है, ऐसा ही एक रेडिकल इधर भी मेरे ख्याल से बनना चाहिए बेटा. सेम रेडिकल, क्योंकि दो बार बनाते थे. ये एक रेडिकल और बन गया. और ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे. जस्ट डबल कर देते हैं, ऐसे जोड़ दिए. तो देखिए ये प्राइमरी 3 और 3 6 और 3 9 12. 12 तो आपको प्राइमरी हाइड्रोजन मिलेंगे. आगे आ जाइए, 2 और 2 4 आपको सेकेंडरी मिलेंगे और 2 आपको टर्शियरी मिलेंगे. तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है और ये टर्शियरी. कौन सा है? पहला 12 आपको प्राइमरी, 4 आपको सेकेंडरी और 2 आपको कैसे मिलेंगे? टर्शियरी है. लीजिए आगे बढ़ जाते हैं. ये रहा आसान सा क्वेश्चन है, कर चुके हैं आप इसे थ्योरी में. यहां से तोड़िए, यहां से तोड़िए, आपस में जोड़ दीजिए. चौथा है आसान. यहां पर एक द फॉलोइंग एल्किल ब्रोमाइड में बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन होता क्या है? ये बना यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन. ये तो हो गए ब्यूटेन. 2 नंबर पे कार्बन, 3 नंबर पे कार्बन. ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल. तोड़ दीजिए बीचों बीच. ऐसे करते हैं. जब तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ये कार्बन और यहाँ पर डाल दीजिए. ये रहा आंसर. तो कौन सा आंसर हो गया बेटा? आंसर हो गया सेकंड. ये बीचों बीच से तोड़ दिया मैंने जो प्रोडक्ट आपको दिया गया था. और आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इसे आप कराएं. ये कैसे? ये टर्शियरी हैलाइड है. ध्यान से देखिए, यदि बेटा ये टर्शियरी हैलाइड है तो यहां से टूटेगा ऐसे. तो इसमें दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे, याद है आपको? एक एडिशन प्रोडक्ट कपलिंग वाला, कॉम्बिनेशन वाला, और एक प्रोडक्ट बनता था जो कौन सा था? डिस्प्रपोर्शनेशन वाला. तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन ज्यादा बनते हैं, तो दो प्रोडक्ट के डिस्प्रपोर्शनेशन वाला उसने आपको दिए. तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन वाला, तो दो जुड़ जाएंगे. और कह रहे ओनली, और ओनली जो कॉम्बिनेशन वाला ये तो वैसे भी बहुत कम बनता है, लेकिन ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनता था? याद करिए. तो ज्यादा बनते थे वो प्रोडक्ट जिन्हें आप कहते थे डिस्प्रपोर्शनेशन. और जब डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो एक बनेगी ब्यूटीन H निकल के और एक बन जाएगी क्या? आइसोब्यूटेन. तो ये आपके मेन प्रोडक्ट हैं. जो मेन प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बेटा, वो कौन से मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन. क्लियर? इस क्वेश्चन में आ जाइए, पढ़ो उसको. Which of the following combination of reactants is better to making isobutane? जरा रिएक्शन बता दीजिए कौन सी आइसोब्यूटेन बनाने को कह रहा है. ये रिएक्शन देखें. ये दो रिएक्शंस आपके सामने बनी हैं. ये कौन सी रिएक्शंस हैं? चेक करिए. कोरे हाउस. और कोरे हाउस में जो एल्किल हैलाइड होना चाहिए वो टर्शियरी नहीं होना चाहिए. पहला तो गलत. दूसरे पे आइए भाई, ये देखिए टर्शियरी नहीं,
यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैसा भी हो। लीजिए बन गई आइसोब्यूटेन, यानी आपका आंसर हो गया सेकंड। पहला इसलिए गलत है क्योंकि हम टर्शरी एल्किल हैलाइड को इस्तेमाल कोरे हाउस पे नहीं कर सकते, और आपको बनानी क्या है, आइसोब्यूटेन बनानी है, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनानी है, तो अपने पास तरीका था कोरे हाउस सिंथेसिस। क्लियर? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, मोस्ट रिएक्टिव होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कहते हैं व्हेन इथाइल क्लोराइड नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोस व्हिच रिएक्शन व्हिच इज नॉट ऑब्टेन। देखो क्या क्या बनेगा, इथाइल इथाइल से ब्यूटेन बनेगी, यानी नॉर्मल ब्यूटेन बनेगी। प्रोपाइल प्रोपाइल से हेक्सेन, ये भी बनेगी। प्रोपाइल और इथाइल से पेंटेन, ये भी बनेगी, पर आइसोब्यूटेन नहीं बन पाएगी भाई। आइसोब्यूटेन कभी भी एथिल प्रोपिल 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 या एथिल एथिल के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकती, इसलिए आपका आंसर हो गया चौथा, इसे आप नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 पे आ जाइए। 13 देखिए, सिंपल सी रिएक्शन से कहां से तोड़ेंगे बेटा, यहां से ये रेडिकल बनेगा, यहां से ये रेडिकल बनेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, सेकंड आसान है। हमेशा मैंने आपको कहा था कि इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर वाली रिएक्शन फास्ट होती है, आसान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड वुर्ज फिटिज। एक होना चाहिए एरोमेटिक, एक होना चाहिए एलिफेटिक। वुर्ज का मतलब था एलिफेटिक आर, फिटिज का मतलब था एरोमेटिक वाला ए आर। तो एक एरोमेटिक लिया, एक एलिफेटिक लिया, ये हो गई आपकी वुर्ज फिटिज रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 कोरे हाउस सिंथेसिस आपसे पूछ रहे हैं। देख भाई, कौन सी रिएक्शन कोरे हाउस, जिल्वेंस रिएजेंट। जिल्वेंस रिएजेंट कौन सा, ये वाला। जहां जिल्वेंस रिएजेंट होगा वहीं पे कोरे हाउस होगी। ये है आपका जिल्वेंस रिएजेंट, इसलिए ये रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस। बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम, ये बनाएगा। पहले आप कंपाउंड बना लीजिए भाई, कंपाउंड बनाने के बाद उसे बी से तोड़िए, आपको अपने आप मिल जाएगा। तो 4,5 डाई एथिल ऑक्टेन बनानी है आपको। चलिए मैं आपके लिए बना देता हूं। तो आपको जो बनाना है वो क्या है, ऑक्टेन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और आपको डाई एथिल लगाने हैं। कहां पर, निशान देखने पे एक बार फिर से, कहां पर लगाने हैं, 4 एंड 5। चलिए 4 एंड 5 यानी 1 2 3 4, यहां एक लगाना है एथिल और यहां एक लगाना है। लीजिए इसे बनाना है तो यहां से तोड़ दीजिए बीचों बीच। ये रहा आपके सामने क्या रेडिकल। तो देख लीजिए भाई क्या बनेगा, 1 2 3 4, यहीं पे भी आर लगा देते हैं। तो देखिए क्या बना, सी सी सी, चौथे कार्बन पे क्या लग गया, Br, और आगे क्या है, C2H। लीजिए ये चौथे कार्बन पे Br और आगे है CH3CH। तो आंसर हो गया 4। क्लियर? ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज बेटर फॉर मेकिंग प्रोपेन। कौन सी रिएक्शन से, जरा ये बताइए, साथ में बनी हुई। प्रोपेन का मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऑड नंबर कार्बन, कोरे हाउस सिंथेसिस, प्राइमरी होना चाहिए। कौन, एल्कीन हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। ध्यान से देखिए, क्या ये प्राइमरी है, यस। क्या ये भी प्राइमरी है, यस। दोनों सूटेबल हैं, आप दोनों से बना सकते हैं। कहते हैं प्रोपेन कैसी एल्केन है, अनसिमेट्रिकल, किससे नहीं बनेगी, वुर्ज रिएक्शन से। वुर्ज रिएक्शन कैसी बनाती है, सिमेट्रिकल। ठीक, तो कोरे हाउस से तो आप बना ही सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन से भी बना सकते हैं, पर वुर्ज रिएक्शन से प्रोपेन बनाना, ऑब्टेन करना हमारे लिए कैसा होता है, क्या पाएंगे। वुर्ज रिएक्शन मिक्सचर दिया है आइसोब्यूटाइल, पहले बताइए प्रोडक्ट क्या बनेंगे, मेरे ख्याल से बना देंगे आप। एक आपके पास होगा इथाइल फ्री रेडिकल, ये रहा। एक आपके पास दूसरा है आइसोब्यूटाइल फ्री रेडिकल। व्हाट इज आइसोब्यूटाइल, ये रहा आइसोब्यूटाइल फ्री रेडिकल। लीजिए इनके कॉम्बिनेशंस आपको कराने हैं तो आप बना के देख सकते हैं। इसे यहाँ जोड़ दीजिए, आइसोहेक्सेन बन जाएगी। ठीक, इन्हीं के दो मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, 2,5 डाइमेथिलेक्सेन बन जाएगी। दो एथिल जोड़ दीजिए, ब्यूटेन बन जाएगी। फिर ये आपका थर्ड आंसर, इनके कॉम्बिनेशन से एल्केन्स बना सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, ये रेडिकल बनेगा। और जब ये रेडिकल बनेगा तो प्रोडक्ट कैसे बना देंगे, ये रेडिकल है, इसी को घुमा देंगे, बन गया प्रोडक्ट। तो आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 21-22 ये आसानी से आप कर लेंगे। तोड़ना है यहाँ से और बस प्रोडक्ट बना देना है, तो यहाँ से तोड़ दीजिए और इसी को 2 बार जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 2 2 3। आप देखिए सर टर्शरी में तो होती नहीं है, होती है, कॉम्बिनेशन होता है, कम होता है। अब यहाँ तो सारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स है, तो जो भी बन सकता है वो हमने बनाया, कौन सा बनेगा? यहाँ ये तो इनमें कौन है जो मुझे रिएक्शन देगा? डबली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी है, नहीं देगी। ये सिंगली बॉन्डेड से है, ये डबली बॉन्डेड से नहीं देगी, वैसे भी एरोमेटिक में गुड नहीं होती है, अल्कोहल गुड रिएक्शन में इसका कोई काम नहीं। कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक्सपेक्टेड इन द प्रोडक्ट? मैक्सिमम कार्बन्स कितने हैं जो भी आपके प्रोडक्ट्स बने? देखो यहाँ तो कार्बन है 1 2 3, यहाँ है 1 2 3 4। कॉम्बिनेशंस क्या होंगे जब आप तोड़ेंगे इसे? यहाँ से इसे 3 और 3 का 6, 4 और 4 का 8, 4 और 3 का 7, तो मैक्सिमम 4 और 4 का 8। समझ में आया बेटा? इसी के 4 आपस में जुड़ जाएंगे तो 8 बन गए। सेम क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3, 3 का दुगना 6। पक्का? आइए लास्ट क्वेश्चन और है आपके लिए, आप खुद ही कर सकते हैं मेरे ख्याल से। 2255 टेट्रामेथाइल हेक्सेन मेन प्रोडक्ट है, कहते किससे बनेगा? शायद आप खुद इसे बना के देख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आंसर आ जाएगा चौथा, करके देखिए, कोई डाउट होता है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये थे क्वेश्चंस किसके? नेम रिएक्शंस के, जो हम लोगों ने किए। मैंने कहा था अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो ये थे आपके क्वेश्चंस ऑफ नेम रिएक्शन। ठीक है, ये तो बेटा क्वेश्चंस आपने कर लिए। आइए थोड़ी देर बातें करते हैं जरा हम लोग। आज कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, बच्चे बड़े परेशान से हैं कि सर एग्जाम आ गया। मेरी कुछ बातें सुनिए। पहली चीज, 13 सितंबर को नीट का एग्जाम बहुत मुश्किल है, 1% संभावना होने की है, 99% संभावना ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब लोग कह रहे होगा। देखिए मैं किसी की बात नहीं कह के सुन के बोल रहा हूँ, तो एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ जो मुझे लगता है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुझे पॉसिबल नहीं लगता है बेटा कि 13 सितंबर को आप नीट हो पाएगा या करा पाएगा। बड़ा मुश्किल है नीट हो पाए 13 सितंबर, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं चलिए एग्जाम। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर कि हमारी तैयारी नहीं। बेटा ये तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आप कह रहे हैं आप तैयार नहीं, कोई कभी तैयार नहीं। आपको डर लग रहा है, सबको डर लगता है। यदि ये एग्जाम 3 मई को होता तब भी आपको डर लगता। जब आप एग्जाम देने जा रहे होते उससे एक दिन पहले रात में आपको ठीक से नींद नहीं आती, खाना खाने का मन नहीं करता, पेट में तितलियां बुलबुलाती रहती हैं, अजीब सा लगता है। अंदर से एग्जाम देने जाते हैं तो लगता है कुछ आता ही नहीं है। पर ये आपके साथ नहीं होता है, ये सभी के साथ होता है। जो बच्चा अच्छा ब्रिलियंट बच्चा है उसकी भी यही फीलिंग्स होती है, जिसको कुछ नहीं आता है उसकी भी ये फीलिंग होती है, जो बीच का मॉडरेट स्टूडेंट है जिसे थोड़ा तैयार है थोड़ा तैयार नहीं है उसकी भी ये फीलिंग होती है। और कंप्लीट प्रिपरेशन कभी किसी की नहीं होती। हम एग्जाम देने जाते हैं पर कंप्लीट प्रिपेयर हम कभी नहीं होते बेटा किसी भी सब्जेक्ट के। यदि हम हर सब्जेक्ट के लिए हर एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हों तो जो टॉपर्स होते हैं उनके 720 में 720 नंबर नहीं है, कहाँ आते? 712 आते हैं, 711 आते हैं, 710 आते हैं, पर 720 तो नहीं आते। तो हम 100% प्रिपरेशन के साथ एग्जाम नहीं देते। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, हमारी तैयारी नहीं। दूसरा, पेपर आपका टफ नहीं आएगा क्योंकि एग्जामिनर भी समझ रहा है, एनटीए भी समझ रहा है कि ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है, पूरा सिलेबस बच्चों का नहीं हो पाया था हर जगह, तो दैट इज व्हाई कि वो भी आपको पेपर आसान है। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, खासतौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक आपकी लगभग कंपाइल्ड थी, बाकी मैं नेम रिएक्शंस करा ही रहा हूं, इससे पूरी हो जाएगी आपकी, क्योंकि एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सीक्वेंस रिएक्शन के क्वेश्चन एबीसी वाले आते हैं। तो आपको कोशिश इतनी सी करनी है बेटा कि आपको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। पहले तो एग्जाम 13 सितंबर को होने की संभावना बहुत कम है, और मैं कहता हूं कि होता भी है यदि एग्जाम तो पैनिक मत होइए, आराम से जाइए, रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। जितना भी आपके पास समय है पूरा टाइम दीजिए, रोज कम से कम 12 to 14 आवर्स स्टडी करिए, 12 से 14 आवर्स तक पढ़ाई करिए। अभी आपके पास समय है पढ़ने का, यू हैव अप्रॉक्सीमेट 25 डेज, 25 दिन आपके पास लगभग हैं। आप इन पे अच्छी सी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, परेशान पैनिक बिल्कुल मत हो। ये मत सोचिए कि किसी को कम आता है किसी को ज्यादा आता है, मैं तो आता ही नहीं, सब एक जैसे हैं। जब एग्जाम देने जाएंगे तो हर स्टूडेंट को लगता है उसे कुछ नहीं आता। जब वो पेपर खोलता है, पेपर देखता है तो उसे एहसास होता है कि थोड़ा थोड़ा आता है, और जब वो लगाना शुरू करता है तो धीरे धीरे वो पेपर
करता चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता और उसके 600 650 नंबर आ जाते हैं, सेलेक्ट हो जाता है। आपको 180 क्वेश्चन नहीं करने, थोड़ा बहुत छूटा हुआ है तो छूटा रहने दीजिए। आप तैयार करिए अपने आप को एग्जैक्टली 150 क्वेश्चंस के लिए। जब 150 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं तो सोचिए यू विल गेट 600 मार्क्स, और 600 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है यार। पेपर कितना भी आसान है, उसका कट ऑफ कुछ 600 के ऊपर नहीं जाएगा। 600 नंबर यदि आप लेके आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट योर सिलेक्शन, आपको आपका सिलेक्शन जरूर मिलेगा। दूसरों की बातों में मत आइए। दूसरे कहते हैं हमारी तो बहुत तैयारी है, पूरी तैयारी है, मत सुनिए, किसी की पूरी तैयारी नहीं होती। और यदि आपको लगता है कि उसके कहने से उसकी पूरी तैयारी है तो आप भी लोगों से कहिए, फील कॉन्फिडेंट, बोलिए मेरी भी पूरी तैयारी है, जितना मैंने पढ़ा मुझे सब आता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एग्जाम आएगा फोड़ के आएंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पैनिक मत हो, आराम से एग्जाम दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा, आने वाली क्लासेस जो होंगी उसमें मैं आपको नेम रिएक्शन दूंगा, अच्छी नेम रिएक्शन। आने वाले 4 लेक्चर्स में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उससे 2 क्वेश्चन आपके नीट में आपको जरूर मिलेंगे। हम लोग मिलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन से, हम मिलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन से, हम मिलेंगे कुछ ऐसी रिएक्शन से जो आपने कॉमनली क्लास 12th में पढ़ी थी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन, परकीव रिएक्शन, रीमैटिवन रिएक्शन, इनसे क्वेश्चन जरूर आए। हम इनके साथ खेलेंगे आने वाली क्लासेस। आज हम केवल यहीं तक रखेंगे बेटा, परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। आप मान के चलिए आपका एग्जाम 13 तारीख को है, हालांकि मैं कहता हूं कि नहीं होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए 13 तारीख को एग्जाम है, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।